खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं करंट अफेयर स्पेशल। मैं हूं शहजाद रजा। नवाज शरीफ पाकिस्तान के साबिक वजीर आज़म, ये बात है 1999 की, जब वो एक डील के नतीजे में जनरल मुशर्रफ से पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए पर तोल रहे थे और उसके बाद वो एक डील करके पाकिस्तान से बाहर चले गए। ये मुआहदा था 10 साल का, लेकिन वो जल्दी वापस आए। लेकिन जब वो गए तो उनके बहुत से जो करीबी साथी थे उन्हें भी कानो कान खबर नहीं हुई कि दरपर्दा क्या चल रहा है। एक तरफ वो बात करते थे जमहूरियत की, बात करते थे डिक्टेटर के आगे डट जाने की, जेल में रहने की, तहरीक चलाने की, लेकिन ये मैं पुरानी बात आपसे शेयर कर रहा हूँ। और उसमें उनके करीबी साथियों में एक बहुत सीनियर सियासतदान जिनका ताल्लुक सिंध से था, उनका नाम था गौस अली शाह। और गौस अली शाह साहब ने एक शिकवा किया मियाँ नवाज शरीफ साहब से उस वक्त, और शिकवा ये था, उन्होंने कहा कि मियाँ साहब, अगर आप जा रहे थे तो क्या जहाज़ में एक सीट भी ऐसी नहीं थी जिस पर मुझे भी आप साथ ले जाते? हम साथियों को आप क्यों पीछे छोड़ गए ये सारी तकलीफ़ें उठाने के लिए और उस वक्त जनरल मुशर्रफ को फेस करने के लिए? बहुत नून लीग टूटी, बहुत सारे लोग नून लीग से निकल गए और वजह यही थी कि जिस तरीके से रात के अंधेरे में उन्होंने डील की और यहाँ से चले गए। वही गौस अली शाह साहब, उन्होंने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की और जो एक नज़रियाती लोग थे नवाज शरीफ के साथ, नून लीग के साथ, उनके जो समझते थे कि ये सियासत जो है नून लीग की वही उनका ओढ़ना बिछोना है, वो आज उनके साथ नहीं है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। गौस अली शाह साहब पाकिस्तान की सियासत का एक नाम है, बहुत सी चीज़ों को देख चुके हैं अपनी आंखों से, और अगरचे उनका बहुत बड़ा कोई सियासी क्लाउड ना हो, लेकिन जब भी उनका नाम आता है तो हम समझ सकते हैं कि ये वो लोग हैं कि जिन्होंने नून लीग को या नवाज शरीफ को बनाने में एक अहम किरदार अदा किया, और आज वो लोग मजबूर हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। अपोजिशन जमातें, उनका एक अपना बयानिया है, लेकिन वो बयानिया टूट कर बिखर गया क्योंकि वो कोई ऐसी मुनज़्ज़म तहरीक जो चलाने का इरादा रखते थे वो नहीं चला सके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ। और 3 साल की मुद्दत तहरीक इंसाफ की पूरी होने के बाद अगले 2 साल तकरीबन अब इलेक्शन मोड में आने को तैयार हैं सियासी जमातें। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने जो चैलेंजेस हैं वो ये हैं कि उन्होंने किस तरीके से जो तरक्याती काम शुरू किए हैं या 2 सालों में शुरू करके मुकम्मल करने का इरादा रखते हैं वो मुकम्मल करें। इसके साथ साथ जो अफरात ज़र का एक मसला है, महंगाई का एक मसला है, बेरोज़गारी का एक मसला है, उसको किस तरीके से अगले 2 साल के दौरान वो ठीक करते हैं ताकि 2023 में जब वो उतरे तो खाली इल्ज़ामात ना हो, उसके साथ साथ कारकर्दगी की बुनियाद पर अवाम से वोट लें। और अगर अवाम समझें कि तहरीक इंसाफ ने गुज़श्ता हुकूमतों के मुकाबले में अच्छी कारकर्दगी दिखाई है तो यकीनन अवाम जो है वो दोबारा तहरीक इंसाफ को मुंतखब भी कर सकते हैं। अपोजिशन इस दौरान क्या हरब इस्तेमाल करती है ये हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज नून लीग को एक झटका लगा है, नवाज शरीफ साहब को भी यकीनन एक धचका लगा होगा कि वो साथी जो शुरू से दिलो जान से उनके साथ थे आज उनके साथ नहीं खड़े। गुफ्तगू करते हैं, हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं नसीम सिद्दीकी साहब, तज्जियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। फिरदौस शमीम नकवी साहब हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर में राना ताहिर महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। नकवी साहब आपकी जानिब में आता हूँ, ये जो अपोजिशन के लोग तहरीक 10% है और हाई स्पीड डीजल के ऊपर 11% है। इसी तरह पेट्रोलियम लेवी जो ये तकरीबन छोड़ के कोई 15-20 रुपए के करीब गए थे, लेकिन 30 रुपए तक की इन्होंने सीलिंग लगाई थी। पेट्रोल के ऊपर 5.5 रुपए है और हाई स्पीड डीजल के ऊपर वो भी तकरीबन 5.25 रुपए के करीब है। और इसका नतीजा क्या है जनाब चेयरमैन? जनाब चेयरमैन, इसका नतीजा ये निकला है कि आज पाकिस्तान में अगर आप देखें तो खित्ते के अंदर भी और पूरी दुनिया के जो अक्सर ममालिक हैं, तेली ममालिक को निकाल के पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की जो कीमत है वो खासी कम है। मैं आपको कुछ मिसाल देता हूं। इंडिया में पाकिस्तानी रुपए में आज पेट्रोल की कीमत जो है वो 233 रुपए है और डीजल की कीमत 211 रुपए। बांग्लादेश में 175 रुपए पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत 128 रुपए। नेपाल में 185 रुपए और 161 रुपए। इंडोनेशिया में 133 और 132, तुर्की में 152 और 143, अमेरिका में 157 और 147, यूके में, बरतानिया में 312 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत और 316 रुपए फी लीटर डीजल की कीमत। और इन तमाम ममालिक, जिसका इन्हें पता था कि 127 ममालिक से कम है, पाकिस्तान में सबसे कम है। 123 रुपए पेट्रोल की कीमत है फी लीटर और डीजल जो है उसकी कीमत जो है वो 120 रुपए है। और पिछली, जहां तक मैंने डेटा देखा है चंद सालों का और इनकी हुकूमत का भी, जितने अब कम टैक्स कलेक्ट किए जा रहे हैं पेट्रोल और डीजल पे, इससे पहले नहीं किए गए हैं।
ये भी एक रिकॉर्ड है। और ये क्यों किया जा रहा है? इसकी वजह ये है कि कोविड के बाद पूरी दुनिया के अंदर एक कमोडिटी का बूम आया हुआ है, और इस कमोडिटी के बूम को या कमोडिटी के प्राइस राइजेस से ना सिर्फ कि हम इसे सह रहे हैं, बल्कि इससे अमीर मुल्क भी सह रहे हैं और गरीब मुल्क भी सह रहे हैं। हर मुल्क में, हर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इस वक्त यही बहस हो रही है कि ये जो सप्लाई चेन्स कोविड के नतीजे में डिसरप्ट हुई हैं, तमाम मेटल्स, लोहा, कॉपर, तांबा, पीतल, ये महंगे हो गए। आपकी तमाम कमोडिटीज जिसके अंदर फ्यूल है, पेट्रोल, डीजल, ब्रेंट, क्रूड, फर्नेस ऑयल, ये महंगा हो गया। खाने पीने की अशिया, तमाम अनाज जिसके अंदर गंदम, चावल, आटा और दूध, और ये तमाम चीज़ें सारी दुनिया के अंदर महंगी हो गई। और क्योंकि अब सारी दुनिया आपस में लिंक्ड है, हमारा इकोनॉमी का तकरीबन 20% हिस्सा, 25% इंपोर्ट के ज़रिए से लिंक्ड है, तो ये ट्रांसलेट होता है आपके यहाँ पे महंगाई में भी। इसमें कोई ऐसी प्लेइंग टू द गैलरी की बात नहीं है, इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई हम वो करें, लेकिन ये सारी चीज़ें डेटा के साथ बाआसानी एक्सप्लेन हो सकती हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेट्रोल इस वक्त इन्होंने खुद ही बता दिया कि और इनका आई एम श्योर कि डेटा ठीक होएगा कि 127 ममालिक से कम है, और जो पीछे ममालिक रह जाते हैं जहां पेट्रोल हमसे सस्ता है, तो आप देखेंगे कि वो अक्सर तेली ममालिक हैं, जहां से तेल निकलता है और बाकी सारी दुनिया के अंदर जाता है, तो वहां पे वो एक सब्सिडाइज मामला जो है वो चल रहा है। जनाब स्पीकर, ज़रूरी ये है कि इस समर के ऊपर हम बैठ के ठंडे दिमाग से, कि ये पूरी दुनिया के अंदर जो एक कोरोना की वबा के बाद एक तूफ़ान आ रहा है कि तमाम चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, इसको हम नारेबाजी से निकाल के, गाली गलोच से निकाल के, बदज़बानी से निकाल के, ये हाउसेस, दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट जिनका हम बड़ा एहतराम करते हैं, वो ठंडे दिमाग से ये सोचें कि कैसे बेहतर से बेहतर तरीके से इसमें आवाम को रिलीफ दी जा सकती है। हमारे ही दौरे हुकूमत में यूटिलिटी स्टोर्स इनके दौर में 10 अरब की सेल करता था, हमारे दौर में 100 अरब से भी ज़्यादा की सेल करता है। क्यों? क्योंकि सब्सिडी ज़्यादा दी जा रही है, वहाँ पे सेल ज़्यादा हो रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी वो आ गया है। हमारे ही दौर में, इनके दौर की बनिस्बत जो फंड्स रिलीज़ किए जाते हैं सास प्रोग्राम के ज़रिए, वो दुगने कर दिए गए हैं। हमारे ही दौर में लंगर खाने और पनाहगाहों का एक जाल बिछाया जा रहा है। हमारे ही दौर में सेहत इंसाफ कार्ड, जिसके जरिए 7.5 लाख से ज़्यादा की रकूम के ऊपर एक आम आदमी अपना इलाज पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में कराता है, वो कराया जा रहा है। तो मकसद ये है कि ये जो दुनियावी ग्लोबली महंगाई आई है, इससे आम अपने तबके को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। और ये जो 460 अरब का अगस्त 2020 से लेकर अब तक का हमने टैक्स छोड़ा है और एक तरह से सब्सिडाइज किया है लोगों को, ये इसी मकसद के लिए किया है कि हम समझते हैं कि ज़रूरत इस अमर की है कि लोगों को, जो पूरी दुनिया में सख्त महंगाई का तूफान आया हुआ है, उससे बचाया जा सके। तो अगर आप ये शोर शराबे से हट के, बदजुबानी से हट के जब आप ठंडे दिमाग से ये देखेंगे, तो आपको ये साफ वाजे नज़र आएगा कि पाकिस्तान में हकीकी तौर पे टैक्स भी सबसे कम है पेट्रोल के और डीजल के ऊपर, और पाकिस्तान के अंदर अब बेशतर दुनिया से, अक्सर दुनिया से, बल्कि ज़्यादातर दुनिया से सिवाय तेली ममालिक के, पेट्रोल और डीजल की कीमत भी कम है पाकिस्तानी रुपए में। बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अजहर सेनेट में इज़हार ख्याल कर रहे थे। उनका ये कहना था कि दुनिया के दूसरे ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें काफ़ी कम हैं। कोरोना वबा की वजह से पूरी दुनिया को महंगाई के चैलेंज का सामना है। दुनिया के दूसरों मुल्कों के मुकाबले में पाकिस्तान में भी महंगाई हुई, लेकिन पाकिस्तान में महंगाई की शरह दीगर ममालिक की निस्बत कम है। आने वाले दिनों में इस चैलेंज से निपटने के लिए ऐवान के दोनों ऐवानों को इस हवाले से किरदार अदा करना होगा। सेनेट और कौमी असम्बली को इस हवाले से अपना किरदार अदा करना होगा। ये थी PTV ताज़ा तरीन। सिद्दीकी साहब, एक तो ये आज वज़ीर आज़म साहब ने वहाँ पे ग्रीन लाइन बस ट्रैम का भी, सर्कुलर रेलवे का जो इफ्तिताह किया, साथ में जो नून लीग के कुछ नज़रियाती लोग उनके साथ शामिल हुए। क्वेश्चन है कि शमूलियत तो इख्तियार कर रहे हैं अब, लेकिन आगे 2 साल में हम देखेंगे सियासी सरगर्मियाँ बहुत बढ़ जाएंगी, और जैसे ये फरमा रहे थे अपना नकवी साहब कि मुकाबला सारी सियासी जमातों से होगा। लेकिन इस दफ़ा हमने ये देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मैंडेट हासिल करना चाहती थी वो उस तरह हासिल नहीं कर पाई, बहुत सी चीज़ें रुक गईं, कानून साजी का अमल रुक गया। सो आइंदा इंतखाबात में आपके ख्याल में तहरीक इंसाफ की ज़्यादा कोशिश यही होगी कि सिंगल हैंडेडली वो अपनी हुकूमत भी बना सकें, ताकि किसी किस्म की अलाइंसेस हों, अलाइंस साथ आएँ, लेकिन कानून साजी का अमल जो इस
काफ़ी रुकावटों का शिकार रहा वो ना हो? देखिए शहजाद, सबसे बड़ी बात यह है कि पीटीआई की जो लास्ट गवर्नमेंट 2018 में आई है, उस वक्त वो टोटली अपोजिशन में थे इमरान खान साहब, और उनकी फ़र्स्ट टाइम हुकूमत आई तो उन्होंने बहुत सारे वादे किए, बहुत सारे आवाम को ख्वाब उन्होंने दिखाए, तो उनको एक तब्दीली के नाम के ऊपर उनको वोट भी पड़ा और उनकी वफाक में हुकूमत बनी, पंजाब में बनी, उन्होंने कराची से भी वोट लिए, खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत बनी। लेकिन अब जब 2023 में पीटीआई हुकूमत में इलेक्शन में जाएगी तो उसको वहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस जो है वो साथ लेके जानी पड़ेगी। यानी कि अगर उन्होंने करप्शन के ख़िलाफ़ बात की थी तो करप्शन में देखना पड़ेगा कि किन लोगों को सज़ाएँ हुई हैं। उसके अलावा आपने इफ़रात ज़र की बात की, महंगाई से वाकई पाकिस्तानी इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है, गो के कोविड की वजह से पूरी दुनिया में इन्फ्लेमेशन हुई। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि इन्होंने बेरोज़गारी कितनी ख़त्म की है, ये अपनी परफॉर्मेंस बेसिस पे इलेक्शन के अंदर जाएंगे कि इनकी परफॉर्मेंस क्या रही है। कराची की अगर आप बात करते हैं तो वहाँ पे 14 सीटें इनको दी गई थी, आपने देखा कि avoid bribery, favoritism, nepotism, and other dishonored practices that are jeopardizing the merit system and the career of most deserving and eligible persons, and hence escaping the future of the nation. Those who are in favor of the resolution may say aye. Those against. सेनेट का इजलास जारी है। चेयरमैन सेनेट की ज़ेर सदारत सेनेटर फैसल जावेद इजहार ख्याल कर रहे हैं। सेनेटर फैसल जावेद ने अभी इजहार ख्याल किया सेनेट इजलास पे। ये थी पीटीवी ताज़ा तरीन। हल हुए हैं तो डेफिनेटली वो लोग भी पीटीआई को वोट देंगे। तो पीटीआई को अपने हिस्सा ज़रूर डालना पड़ेगा। कैसे? भाई वफाक के ज़रिए या इनके जो एमएनएज एमपीएस हैं अपने हलके में काम करें। कुछ तो वहाँ पे नजर आया। अब आप देखें कि फैसल वाडा वहाँ पे इतनी बड़े कम मार्जिन के साथ मुस्लिम लीग के साथ जो है वो एक सीट जीते थे, लेकिन जब उसके ऊपर ज़मीनी इलेक्शन हुआ तो वो वहाँ से सीट हार गए। आपने ना कोई इलेक्शन में तवज्जो दी, ना कराची के अंदर जो वफाक का हिस्सा है, जैसे ग्रीन लाइन का इफ्तिताह किया है, सर्कल रेलवे का किया है, तो बाकी काम भी ये वहाँ अपने हल्के में तो कर सकते हैं ना। परफॉर्मेंस तो दिखानी पड़ेगी, परफॉर्मेंस तो शो करनी पड़ेगी। जैसे खालिद शमीम नकवी साहब वहाँ बैठे हुए हैं, अपना फिरदौस नकवी साहब अपना हिस्सा डाल रहे हैं वहाँ पे। तो जो लोग वहाँ पे एक्टिव हैं, लोगों को नज़र आ रहा है कि उनके जो ग्रीवेंसेस तो उनको दूर किया जा रहा है, तो पीटीआई को वोट मिलेगा। दूसरा, इनको सिंध में स्ट्रेंथन होने के लिए अगर आप पंजाब की मिसाल देंगे, आपने पंजाब में क्या डिलीवर किया है, अच्छी परफॉर्मेंस देंगे क्योंकि आपकी यहाँ पे हुकूमत है, तो सिंध के लोग जब देखेंगे कि भाई पंजाब में पीटीआई की हुकूमत आई है, उन्होंने वहाँ पे बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, वफाक में जो रह के जो हेल्थ के मसाइल है, जिस तरह हेल्थ कार्ड ये पंजाब में बांट रहे हैं, चैलेंजेस क्या हैं तहरीक इंसाफ के अगले 2 साल में? अगले 2 साल में चैलेंजेस सबसे बड़ी महंगाई और बेरोजगारी है। लोग इस वक्त जो टोटली आप चले जाएं, आप बात करें, लोग महंगाई से तंग हैं, लोग बेरोजगारी से तंग हैं, उनके जो गरीब लोग हैं उनके यही मसाइल है, उनके कोई बड़े मसले नहीं है। तो मेन जो 2 चैलेंजेस नकवी साहब, नकवी साहब, आपको याद होगा 2008 में जब इंतखाबात हुए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत थी और जो मुस्लिम लीग काफ की क़यादत है, इलेक्शन के बाद उन्होंने बहुत से अवामिल गिनवाए, लेकिन 2 चीज़ें उन्होंने जिसकी तरफ नसीम सिद्दीकी साहब भी इशारा कर रहे हैं, एक लाल मस्जिद ऑपरेशन, दूसरा आटे का क्राइसिस। आटे का क्राइसिस हुआ, उसकी कीमतें बढ़ गईं और वो कहते हैं कि हमें इसका सियासी नुकसान बहुत हुआ। तो तरक्याती काम तहरीक इंसाफ कर रही है, बड़े पेस से कर रही है, बड़ी डेडिकेटेड टीम है, वज़ीर आज़म इमरान खान खुद चीज़ों की जो है वो निगरानी करते हैं, फॉरेन अफेयर्स पे बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद अगर इन 2 चीज़ों को, लॉ एंड ऑर्डर को और ये महंगाई या बेरोजगारी को अगर कंट्रोल उस तरीके से नहीं कर पाए जैसे लोग आपसे उम्मीद करते हैं, तो फिर इसका सियासी नुकसान तो उठाना पड़ेगा। नकवी साहब जी देखिए, बात आप दोनों हजरात दुरुस्त सुन पा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज को और आपको देखना पड़ेगा। पहली चीज ये कि इस महंगाई के पीछे अवामिल क्या थे और क्या उन अवामिल का तदारुक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इकदाम लिए उससे ज़्यादा जो लिमिटेशंस हैं इस कंट्री की इकोनॉमी के, वो ले सकती है नहीं। बिलखुसूस लोग काफ़ी बाशऊर होते हैं, अवाम,
वो नीयत भी देखते हैं, वो हालात भी देखते हैं, और वो देखते हैं कि मद्दे मुकाबिल जो लोग हैं उनके किरदार कैसे हैं। अगर आज मैं बड़े फख्र के साथ कह सकता हूँ कि 3 साल गुजर चुके हैं, वजीर आजम इमरान खान के ऊपर आज तक किसी ने ये उंगली नहीं उठाई कि उसने इतनी बिलें डाली, इतने पैलेस बाहर खरीद लिए, ये महंगे तोहफे तहाइफ जो है वो सरकारी खर्चे के ऊपर कर दिए। उन्होंने तो ये साबित करके दे दिया कि जितने खर्च पे नवाज शरीफ अमेरिका जाते हैं उसके 10% खर्चे पे वो गए। आज हर चीज में हम ये साबित कर रहे हैं कि हमारी नीयत बिल्कुल दुरुस्त है, हमारा किबला दुरुस्त है। हमने बड़े मुश्किल हालात में इस मुल्क को जो फेस कर रहे थे, ये कोविड कोई छोटी मुसीबत तो नहीं है। इसको लोग पाकिस्तान में अल्लाह के का करम है हम के ऊपर, और बेहतरीन हिकमत अमली के साथ हमने जो है इस क्राइसिस से निकले कि आज भी 2 साल गुजरने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी फहरिस्त में अभी 27,645 अमवात की बात करते हैं, जिसमें बुजुर्ग भी है और दूसरे लोग भी हैं, और बीमारियों वाले भी लोग थे जिनको कोविड हुआ, उनको उस कोविड को फेस नहीं कर सकते थे अपनी वीकनेसेस की वजह से। तो ये अल्लाह का करम रहा है, लेकिन उससे मईशत तो बहुत मुतासर हुई ना। उसके बावजूद 3.9% तरक्की वो जो है वो हमारी नेक नीयती की अक्कासी करती है। अवाम महंगाई से तंग आई हुई है। महंगाई को डील करने के लिए 2 तरीके हैं। एक ये है कि इंसान की जो कुव्वत खरीद है उसको बढ़ा दिया जाए। सही। अगर वो कुव्वत खरीद उसकी बढ़ जाती है और जिस शख्स को रोज 2 रोटी खाता है उसको 2 रोटी मिलती रहेगी, तो वो ये तो मानेगा कि महंगाई है, लेकिन ये मानेगा कि मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं है। तो हमारी कोशिश यही है कि जो हमारा कमज़ोर तबका है उसको सोशल प्रोग्राम्स के ज़रिए उसको वो सपोर्ट दे दे कि वो इस इन्फ्लेशन जो कि 10% के लगभग है, और आप अगर मैं कहूँ कि तुर्की की ठीक, आप इस वक्त सही कह रहे हैं आप। अच्छा नकवी साहब, एक 24% बात अभी नसीम सिद्दीकी साहब ने की करप्शन के हवाले से, और तहरीक इंसाफ आई, एक पॉपुलर स्लोगन था करप्शन का खात्मा। आपने सही कहा कि करप्शन के इल्ज़ामात कोई नहीं आए और बिल्कुल एक ऑनेस्टी के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। सवाल एक ये कि जिन लोगों के खिलाफ आपने ये अलम बुलंद किया था और जिन लोगों पर इल्ज़ामात थे, सो लोग आपसे ये भी सवाल करेंगे, लोगों से मुराद आपके वोटर्स, कि वो लोग कहाँ हैं? क्या वो लोग इलेक्शन लड़के दोबारा से इक़्तिदार में आने के लिए तैयार हैं, या उन पे चीज़ें साबित करके उनको जो कैफिर किरदार तक पहुंचा दिया गया है? तो लोग ये आपसे सवाल करेंगे और शायद इस बुनियाद पर वो अपनी चॉइस का भी जो है इंतखाब करें। जी देखिए, बात फिर ये है, ये शिकवा तो दरअसल मेरा भी अपने पार्टी के साथ, अपनी हुकूमत के साथ बड़े खुले अंदाज में है कि ये नैब अवाम की तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर रही। इसके देखिए, अगर मेरे के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगता है, और जिस वक्त इल्ज़ाम लग रहा होता है तो ये लगता है कि इसका तो फैसला होना ही फिरदौस तख्वी के खिलाफ है, कि क्लोज एंड शट केस जिसे कहते हैं, कि जैसे फेक अकाउंट्स का केस है, सारी मनी ट्रेल मौजूद है, तो कन्विक्शन क्यों नहीं होती ऐसे लोगों की? इसमें भी किसी को शक व शुबा नहीं है कि पाकिस्तान में करप्शन है, और ये करप्शन सिर्फ नीचे से लेके ऊपर तक है। इस करप्शन को दुरुस्त करने का तरीका ये है कि ऊपर वालों को मिसाल बता दो कि ये पता चल जाए कि ताकतवर भी नहीं बच सकता। इससे कि गरीब आदमी को आप पकड़ ले, किसी अभी तक तीन साल के दौरान ये भी एक हकीकत है कि ये जो इनके खिलाफ केसेस हैं ये आपके दौरे हुकूमत में नहीं बने। तो ये 3 साल के दौरान लोग ये सवाल करेंगे ना, कितने बड़े जो हैं वो मिसाल बन के सामने आए। जी देखिए, मैं बताऊं कि मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब के वकील हैं फारूक नायक साहब, उन्होंने PhD की भी है किस चीज़ में, कि केस का फैसला नहीं होने देते। और वो फैसला किस तरह नहीं होने देते, वो कभी खुद बीमार हो जाते हैं, कभी विटनेसेस बीमार हो जाते हैं, कभी जज बीमार हो जाता है, कभी प्रोसिक्यूटर बीमार हो जाता है, तो वो केस में तारीख हर महीने 1 महीने आगे, कभी 1.5 महीने, फिर छुट्टी आ जाती है। ये अदालती निज़ाम के तहत और ऐसी नैब के तहत जिसमें प्रोसिक्यूटर की तनख्वाह 2 लाख हो और उसको मुकाबला कर रहा है जिसके ऊपर अरबों की करप्शन हो, वो 50, 60, 100 करोड़ रुपए तो वैसे ही बांटने को तैयार होता है। तो ये निज़ाम को दुरुस्त करना चाहिए, डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए, एक दफ़ा तारीख तय हो जाए
और इनको Very या right. क्लीन चिट दो या कन्विक्ट करो। बिल्कुल ये सही। बीच हाफ प्रेग्नेंट वाली बात हमारे समझ में नहीं आती। ठीक हो गया, वापस आता हूँ सिद्दीकी साहब। ये बात उन्होंने की, मतलब मैं थोड़ा सा उस पर और भी उनसे सवाल करना चाह रहा था कि अगर एक शख्स के पास कोई बहुत ज़बरदस्त वकील है तो उसका मतलब है कि वो चाहे जितने मर्जी गलत काम करे, जुर्म करे, कानून तोड़े, मुल्की ख़जाना लूटे, सो वो उसका गेट आउट ऑफ जेल फ्री का कार्ड है क्या वो वकील? और क्या मतलब प्रोसिक्यूशन जो है उसके पास कोई ऐसे काबिल लोग नहीं हैं, नैब हो गया, बाकी इदारे हो गए, कि जो मतलब उन टैक्टिक्स का मुकाबला कर सकें? देखिए शहजाद, बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रेस किया, और जिस तरह फिरदौस शमीम नकवी साहब जवाब दे रहे थे, अब जब ये हुकूमत में आ गए हैं तो ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते, क्योंकि जब कंटेनर पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खड़े होते थे वो कहते थे मैं किसी माफिया को नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी चोर को नहीं छोड़ूंगा। तो अब इनको उनके साथ जंग लड़नी है। भाई आप नैब इतनी रिकवरी कर रही है, आप भी महंगे प्रोसिक्यूटर करें, आप भी एतजाज़ हसन को ले लें, आप भी फ़रोग नसीम को आगे भेजें, आप भी दूसरे जो महंगे महंगे वकील हैं उनको इनके मुकाबले पे खड़े करें, और इनको एक तो एक्सपोज करें कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, और इनके केसेस को जल्दी चलवाने के लिए आपने करना है। मतलब आप हुकूमत में आके एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते। पहले तो था ना कि हम करप्ट को पकड़ेंगे, करप्ट को नहीं छोड़ेंगे, अब ये कहे कि वो इधर से भाग जाता है, वो इधर से निकल जाता है, ये कोई नहीं मानेगा। क्योंकि जब 5 साल बाद ये जाएंगे इलेक्शन में तो किस स्लोगन के साथ जाएंगे, तो इनको वहाँ कोई ना कोई परफॉर्मेंस शो करनी पड़ेगी। बिल्कुल फिरदौस शमीम नकवी साहब सही कह रहे हैं। मैं कई दफ़ा सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, एहतसाब कोर्ट में खुद कवर करता हूँ जाके, और वहाँ पे यही टैक्टिक्स यूज़ हो रहे हैं। लेकिन इनको इन टैक्टिक्स का भी तो तोड़ निकालना है ना। क्या तभी तोड़ है? तोड़ तो यही है कि ये अच्छे प्रोसिक्यूटर्स करें, और इसके अंदर जो अपना लॉ रिफॉर्म्स है वो लेके आए, जिसमें है कि अगर कोई भाई 2 दफ़ा इस्तिस्ना लेता है, तीसरी दफ़ा हाजिर नहीं होता, डेली बेसिस पे केसेस चलने अभी चाहिए। नकवी साहब ने कहा जी कि बहुत से केसेस ऐसे हैं कि ओपन एंड शट केसेस हैं, कि उसमें कोई ज़्यादा बड़े लंबे चौड़े कार्रवाई में जाने की ज़रूरत नहीं है, कानूनी तकाजे पूरे करें और उसके बाद मतलब ये उनकी फ्रस्ट्रेशन भी जाहिर कर रही है, या क्लीन चिट दे दें या उनको सजा दे के जेल में डाल दें। इनकी जो रिजर्वेशन है बिल्कुल सही है, क्योंकि कोर्ट्स में यही हो रहा है। मैंने बताया ना, जब मैं कोर्ट में जाता हूँ मैं देखता हूँ कि वो आते हैं वकील, वो आके कहते हैं जी वो फला बीमार है, लेकिन फिर तो ये देख देखें, लें। इनको तोड़ ब्रॉडर निकालना डिबेट का हिस्सा बन जाएगा ना, फिर तो लोग ये अगर कहेंगे मुझे जी कि- इजाजत हो तो मैं इस पे कुछ जी मैं सर आता हूँ, मैं आपके पास आता हूँ एक सवाल का जवाब लेके। वो तो फिर एक ब्रॉडर डिबेट का हिस्सा बन जाएगा जी कि जुडिशल रिफॉर्म्स होने चाहिए, इस्लाहात होनी चाहिए, कि किस जो बातें आप अभी कर रहे हैं, तो उसमें खाली महंगे प्रोसिक्यूटर रखने से शायद मसला हल ना हो जब तक वो रिफॉर्म्स नहीं होगा। और रिफॉर्म्स के लिए जो तादाद चाहिए, जो एक आपके कंसेंसस चाहिए, वो इतनी जल्दी आप कैसे ला सकते हैं? देखिए उसमें इनका जैसे अगर कहीं पे कौमी असम्बली से बिल पास नहीं हो रहा, फिर सेनेट से नहीं हो रहा, तो जब ये मुश्तरका इजलास बुलाते हैं या ये जिस तरह ऑर्डिनेंस लेके आते हैं तो चीज़ें तो हो सकती हैं ना, पॉसिबिलिटी तो हर चीज़ की है। लेकिन गवर्नमेंट ने अब एक्सक्यूज़ नहीं देना, इन्होंने डिलीवर करना है। नकवी साहब पहले तो जो आप बात कर रहे हैं वो कीजिएगा, लेकिन ये बात जो है कि अगर इस्लाहात का अमल सिर्फ इस वजह से रुका है, चाहे वो जुडिशल इस्लाहात हैं, इंतखाबी इस्लाहात हैं, नैब की इस्लाहात हैं, कि अपोजिशन जो है वो साथ नहीं बैठ रही, वो बात नहीं कर रहे, उनके अपने सियासी एजेंडाज हैं, तो ये जवाब तो चलें सियासत की हद तक ठीक है, लेकिन अगर करना चाहें तो सिद्दीकी साहब के मुताबिक ये कर सकते हैं, इसके तरीक़ाकार मौजूद हैं। मैं पहली चीज, मैं एक मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी के तहत मैं ये समझता हूँ कि तमाम सियासी जमातें बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके नज़दीक आईन पाकिस्तान की एक ऐसी हैसियत होनी चाहिए कि इसको हमें वायलेट नहीं करना चाहिए, और इस पर कोई डिबेट भी नहीं है। या तो आप आइन तब्दील कीजिए, वरना आपको रिस्पेक्ट करना है इस आइन को, चाहे वो आपको कितनी ही तकलीफ वो आइन की शेकें पहचान रही हो इस वक्त, आप उसको वायलेट नहीं कर सकते। इस आइन के तहत और कानून के तहत नैब एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, हुकूमत इस वक्त उसकी वर्किंग में इंटरफेयर नहीं कर सकती, वरना तकाजा जो है इंसाफ का वो पूरा नहीं होता। इससे कि हम फरीक बन जाएंगे, हम इल्ज़ाम लगाने वाले हैं, अगर हम अपने ही उसके ऊपर जज भी हमारी मर्जी का हो तो वो इंसाफ का तकाजा नहीं पूरा। दूसरा, जुडिशरी जो है वो एक इंडिपेंडेंट पिलर कहलाती है। लेकिन एक सवाल है मेरा यहाँ नकवी साहब, इसी पे एक मिनट साथ सवाल कर लूँ ना, ताकि वो आसान हो जाएगा काम। बिल्कुल यकीनन नैब एक आज़ाद इदारा है आईन पाकिस्तान के तहत, उसकी अपनी वर्किंग है, जो वो करप्शन के इल्ज़ामात हैं या जो केसेस वो फाइंड करता है उसको अपने तरीके से वो हैंडल करता है, अदालत तक पहुँचाना, बिल्कुल आपने सही बात की। लेकिन इसमें जो इस्लाहात करनी है कानून साजी के तहत,
कि केसेस का फैसला कितनी जल्दी करना है, प्रोसिक्यूशन ने कैसे काम करना है, किस दिन छुट्टी करनी है, किस दिन क्या करना है, ये कानून साजी तो ये आपका काम है, ये असेंबली का काम है और जो हुकूमत है, जो अक्सरियती जमात है, उसने करना है। जी, आपने जो बात कही वो दुरुस्त कही और इस पे भी कोई डिबेट नहीं। जो सूरत हाल है उसको भी आप मद्देनजर रखें कि आपको जब आपके घर में आग लगी हुई होती है तो पहले आप क्या करते हैं, जानों को बचाते हैं, फिर उसके बाद घर की फिक्र करते हैं। इसी तरह जब मुल्क डिफॉल्ट पे हो तो हमारे पास भी प्रायोरिटी सेट की हुई, हमने पहले अपने घर को बचाना था तबाही से, और उसके बाद इस वक्त आपको पता है फरूक वसीम साहब भी आ चुके हैं कि क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसीजर जिसकी के अंदर अमेंडमेंट्स लाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि जो कानून अब से 100 साल पहले आया था, जो 1900 का कानून है, 1914, 1876, उन कानून को अपडेट करके हाउ क्रिमिनल प्रोसीजर इज टू बी अडॉप्टेड, उसको हम चेंज करें। आपने सही बात की बिल्कुल कि घर को आग लगी तो पहले जानों को बचाना है। वो आग तो बहुत हद तक आप बुझा चुके, लेकिन अब जिस चिराग से घर को आग लगी वो चिराग किधर गया, वो सवाल ये हो रहा है। सर बात ये है, जिन पत्तों पे तकिया किया था वही कभी कभी हवा देने लगते हैं, तो मैं इसके अंदर अपनी जुडिशरी और इस नैब के बारे में कुछ ना कुछ तो शिकवा करूंगा, इसलिए कि उनके जजमेंट्स, उनको भी ये देखना चाहिए कि जब वो तारीख पे तारीख दे रहे होते हैं, ऐसे लोगों के लिए वो तारीखें लंबी ना दे, वो उनको सिर्फ 2 दिन दे। क्यों उनको महीने महीने 1.5 महीने की दे देते? क्यों नैब जो है पंजाब का हाई कोर्ट नवाज शरीफ को जाने की इजाजत दे देता है बगैर गारंटी के? किस तरीके उनको 1 दिन के अंदर अंदर बेल मिलती है? नहीं, वो गारंटर तो एक थे ना, लेकिन वो गारंटर अब पता नहीं कहाँ है। अब हम उन जजों के खिलाफ सबके सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जाए? नहीं, आप कानून साजी बात ये हो रही है सर, यकीनन ये बात नहीं ये हो रही। जो नसीम सिद्दीकी साहब का भी आर्गूमेंट था, वो आर्गूमेंट ये था कि कानून साजी के जरिए इस चीज़ को या तो सिंप्लीफाई करें या इसमें ऐसी चीज़ें आप मुतारिफ करवाएं जिसकी आप कोशिश कर रहे हैं कि जो ये केसेस सामने आ जाएं, और आपके मुताबिक बहुत से केसेस ऐसे हैं जो ओपन एंड शट केसेस हैं, तो उनका फैसला तो बहुत अरसे पहले हो जाना चाहिए था। देखिए, ये आपको मैं एक और केस लेता हूँ जो सियासी नहीं है, उजैर बलोच या बल्दिया की फायर, ये सियासी केस नहीं है इसमें सियासतदान इन्वॉल्व, लेकिन ये दरअसल करप्शन का केस नहीं है, ये क्रिमिनल केसेस है। इसका क्यों नहीं फैसला होता? सिंध हुकूमत के प्रोसिक्यूटर ने 22 केसेस में 1 विटनेस नहीं पेश किया। मैं कहां जाऊं एक आम शहरी के? सही ठीक। मैं किधर जाके अपना किस दीवार के साथ जाके अपना सर फोड़ूं? नहीं, आप सर ना फोड़े, यकीनन आप कोशिश और आवाज बुलंद करते रहें तो यकीनन आवाज कभी ना कभी सुनी जाती है। नसीम सिद्दीकी साहब, ये जो इंतखाबी इस्लाहात की बात जो होती है, चलें ये अकाउंटेबिलिटी, करप्शन, ये तो साथ साथ चलता रहेगा जिस तरीके से चल रहा है आगे। ये इंतखाबी इस्लाहात की एक चीज़ मुझे जो आप थोड़ा सा समझा दें कि हर सियासी जमात कहती है इंतखाबात शफ़ाफ़ होने चाहिए, और शफ़ाफ़ इंतखाबात के कुछ लवाजमात हैं वो पूरे किए जा सकते हैं जिससे टेक्नोलॉजी की भी मदद ली जा सकती है। वैसे तो जब बात अमल की आती है तो फिर पीछे क्यों हट जाते हैं? आप एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हैसियत से आपने एक अरसा ज़िंदगी गुजारी है, उनको वोटिंग राइट की देने की बात आती है तो आप फिर एक पीछे हट जाते हैं, उसको सिंप्लीफाई नहीं करते। अगरचे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, लेकिन उस तरीक़ेकार को जो आपने वज़ा करना है वो आप अभी तक नहीं कर पाए। इस्लाहात इसलिए नहीं लाना चाहते कि इन्होंने अपने गैंग्स बनाए हुए हैं। इनके जो इलेक्टेबल्स हैं ना, पार्टीज़ ने, जो अपोजिशन पार्टीज स्पेशली, तो वही 30-35 साल से इलेक्शन लड़ रही है ना। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपने गैंग्स बनाए हुए हैं। बिल्कुल, इनके आप देख लें कि जिस तरह बक्से गायब होते रहे या पिछली वारदातें देखते रहे, तो ये उस तरह की इस्लाहात नहीं लाना चाहते। आप देखें जब ये हार जाते हैं, ये धांधली का शोर मचाते हैं, ये आके इलेक्शन कमिश्नर के आगे धरना भी देते हैं। लेकिन जब दोनों जमातें, डस्का का इलेक्शन था तो पीडीएम एक साथ थी और पीटीआई के खिलाफ इन्होंने इलेक्शन कमीशन के बाहर धरना दिया। लेकिन जब वही इलेक्शन कराची में होता है, यही अपना फैसल वाडा वाली सीट पे, और पीपल्स पार्टी वो सीट जीत जाती है, तो नून लीग पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है। जब ये तमाम इल्ज़ामात लगा रहे हैं तो ये इस्लाहात के लिए एक साथ क्यों नहीं बैठना चाहते? अगर ईवीएम का जिक्र आया है तो उन्होंने बगैर पढ़े लिखे कहना शुरू कर दिया कि ये तो हैक हो जाएगी। भाई ईवीएम जो है वो इंटरनेट के साथ तो अटैच ही नहीं है, वो हैक कैसे हो जाएगी? आपने कभी आके डिबेट नहीं की, आपको गवर्नमेंट ने दावत दी कि आप बैठें और इस्लाहात पर बात करें, आप अपना कोई आइडिया लेके नहीं आए। तो ये चाहते हैं कि बस ये इलेक्शन धौंस धांधली से जीत जाए,
तो वो इलेक्शन ठीक है। अगर हार जाएंगे तो फिर धांधली हो जाएगी। लेकिन जहाँ इस्लाहात की बात है तो आप देख लें कि कोई आपको सीरियसनेस पीपल्स पार्टी की नज़र आई, कोई आपको PMLN की सीरियसनेस नज़र आई, कोई मौलाना फजल रहमान की सीरियसनेस नज़र आई। बल्कि इस बात में तो गवर्नमेंट को क्रेडिट देना चाहिए कि उनकी बहुत ज़्यादा सीरियसनेस है। वो उनको दावत भी दे रहे हैं कि आप आएँ, हमारे साथ आके बैठे और इस्लाहात पर बात करें। कमेटियाँ भी बनाई, मुस्लिम लीग नून को भी ऑफ़र की, पीपल्स पार्टी को भी ऑफ़र की। EVM मशीन का जो है वो अपना दिखाना भी चाहते हैं कि वो किस तरह एक्ट करती है। और आप देखें कि ये जिद्दत आती जा रही है। जब आप बैंक में जाते हैं तो पहले वहाँ पे आपको हाथ के लेके टोकन बांटे जाते थे, अब वहाँ मशीन लगी है, उसको आप प्रेस करते हैं, उसमें से आपका टोकन निकल आता है। मोस्टली जगह पर आप जाते हैं, आपका शनाख्ती कार्ड का नंबर डालते अभी हैं अभी और आप डेटा सही आपका कह रहे हैं, सामने निकल आप आता सही है। कह रहे हैं। और उस पे हुकूमत ने ये भी कहा कि ज़रूरी नहीं कि जो मतलब हुकूमत के मातहत इदारे ने जो EVM बनाई है वो नहीं, आप जहाँ मर्जी से जाके वो अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको प्रोक्योर करना चाहता है वो कर सकता है। शफाफ इंतखाबात के लिए क्या चीज़ नागुज़ीर है? अभी नकवी साहब भी बात कर रहे थे कि वो 2018 के जो रिजल्ट थे उससे भी वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो क्या चीज़ नागुज़ीर है? देखिए शहजाद, इसमें EVM है, सिर्फ क्या है? EVM इसमें मसला नहीं। इसमें देखें 39 इस्लाहात हैं, इसमें हल्का बंदी आ जाती है, इसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की सिलेक्शन आ जाती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज होने वाली है। किसी एक चीज़ से सिर्फ धांधली नहीं होती। जो आप वोट पहुंचाते हैं उसके बाद वहाँ से दोबारा कलेक्शन करते हैं, आप जो सेम टाइम के ऊपर आप टीचर्स को भर्ती करते हैं, जो अपने हल्के में जिसकी हुकूमत है वो उनको भर्ती कर देता है, वो उनके अंडर प्रेशर आ जाते हैं। इसमें इलेक्शन कमीशन को जो है ना वो ज़्यादा पावरफुल करना चाहिए ताकि उनके पास अपने एम्प्लॉयज़ हो और ट्रेंड एम्प्लॉयज़ हो। आप टीचर्स को उठा इलेक्शन के कमीशन पावरफुल नहीं है, वो तो वज़रा को नोटिस भी दे रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। देखिए वो पावरफुल अगर है तो वो भी एक अपना रोल प्ले कर रहे हैं। उनको चाहिए था कि जब EVM और इस्लाहत आ रही थी तो उनको गवर्नमेंट के साथ मिल के बैठना चाहिए था और इस मामले को इस तरह सॉल्व करते कि वो अपोजिशन को अपने तौर पे बुलाते, उनसे डिस्कशन करते, फिर हुकूमत को बुलाते। एक मीडिएटर का काम जो है वो इलेक्शन कमीशन कर सकता था। लेकिन यहाँ तो लगता है कि इलेक्शन कमीशन भी एक जो है वो हुकूमत के खिलाफ पार्टी बन गया चलें हुआ। एक ब्रेक लेता हूँ, नाज़रीन वक्फा लेते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाजरीन, बात कर रहे थे सियासत की, आइंदा होने वाले जितने मार्के होने हैं सियासी, इसके साथ अपोजिशन जमातों का किरदार और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो इस्लाहात की कोशिशें कर रही है और उसमें जो रुकावटें हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब और नसीम सिद्दीकी साहब साथ मौजूद हैं। नकवी साहब, अभी इलेक्शन इस्लाहात पे मैंने एक सवाल किया था। अब इशू ये कि अपोजिशन और हुकूमत साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, अपोजिशन तैयार नहीं है। हुकूमत ने बार बार उनको दावत दी कि आप बैठें, अपने कोई रिकमेंडेशंस हैं तो वो लेके आएँ। एक कमेटी पार्लिमानी सतह पे अगरचे बनी है, लेकिन कोई उसमें कोई बहुत ज़्यादा उम्मीदें नज़र नहीं आती कि वो कोई ऐसा काम कर पाएगी और जो उसमें कोई इस्लाहात का कोई ऐसा पैकेज सामने आ जाएगा जो दोनों को मंजूर होगा। पॉइंट इस के आप समझते हैं कि ये नागुज़ीर है इस्लाहात, तो फिर तो जल्दी करनी चाहिए या आप इंतज़ार करेंगे कि इलेक्शन सर पे आ जाएँ उसके बाद फिर इस्लाहात यकतरफा कर दें? सर देखिए, लेट्स ट्राई टू सिंप्लीफाई द थिंग, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एक इलेक्शन ऐसा है इस मुल्क में जो होता है जिसके अंदर कोई ईवीएम नहीं चाहिए, और वो अभी माजी में हुआ है सेनेट का इलेक्शन। इस सेनेट के इलेक्शन में करोड़ों रुपए की खरीदो फरोख्त होती है जो अरबों में चली जाती है एक कैंडिडेट को। मैं सिंध में था, हमारी जॉइंट ऑपोजिशन के पास 68 वोट्स थे और उसमें से हमें पड़े 57, 11 वोट इधर उधर हो गए। वो अपनी मर्जी से तो नहीं हुए, कोई इन्वेस्टमेंट हुई। हमने कोशिश की कि इसको शफाफ बना दिया जाए, उसको शफाफ बनाया इससे कि वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के ऊपर होता है। तो उसको शफाफ बनाने के लिए एक वाहिद तरीका ये था कि मैं अपने बैलेट पेपर पे अपना नाम लिख दूं, इससे कि मैं एक पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्ट हुआ। ये वो मेरी पार्टी की अमानत है। अगर मैं अपने ज़मीन के लिहाज से या किसी वजह से किसी कैंडिडेट को वोट नहीं देना चाहता, तो मुझे अपनी पार्टी को भी जवाब दे हूँ, अपने वोटर को भी जवाब दे हूँ। असेंबली में भी पता होना चाहिए कि फिरदौस तकवी ने इस शख्स को वोट नहीं दिया। नाम लिखने को क्यों नहीं तैयार? उन्हीं ने कहा कि जी ये जो इस्लाहात हुकूमत प्रपोज कर रही है इसके लिए वक्त बहुत थोड़ा रह गया इलेक्शन से पहले। अब इलेक्शन हो गए, अगले इलेक्शन में 2 साल बाकी है, 6 महीने गुजर चुके। अब कर लो मेरे भाई, अब कर लो। सिर्फ एक इस्तेहा है, वो जो है आइडेंटिफाइबल बैलेट होगा। एक लफ्ज काटना है, सीक्रेट बैलेट के बजाय ओपन। सिर्फ लफ्ज सीक्रेट काटने में इस अपोजिशन को तकलीफ हो रही है, इनकी नीयत नहीं है। इससे कि ये इस निजाम के जो है कीड़े हैं, इस निजाम का फायदा उठा रहे हैं। अच्छा, एक सवाल करूँ आपसे इसी पे, खाली सेनेट के इंतखाबात पे। ठीक है, ये होना चाहिए बिल्कुल, ओपन बैलेट से अगर हो तो उस तरीके से चीज़ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आप जैसे सियासतदान हैं, मतलब एक आपके पास एक मुकद्दस अमानत है जो इक़्तिदार है, या जितने भी असम्बली में लोग आते हैं आवाम का वोट लेके आते हैं, एतमाद अवाम उन पर करते हैं, तो जब वो इस किस्म की हरकत करते हैं, आप जितनी मर्जी कानून साजी करें वो अपनी जगह पे दुरुस्त है, लेकिन असूलन तो ये होना चाहिए कि लोग जो हैं वो इस किस्म के काम ही ना करें, कि आपको ये सवाल ही हमें, ये डिबेट ही हमें करनी ना पड़े कि भाई आप इसको ओपन करें या इसको सीक्रेट ही रहने दें। जब हर बंदा एक
जो ऐवान में बैठा है वो अपने ज़मीर और साहिब किरदार होगा, ज़मीर के मुताबिक वोट डालेगा, तो ये बहस ही ला हासिल हो जाएगी। ये बिल्कुल आपकी ऑब्जर्वेशन 100% करेक्ट है, लेकिन भाई हम सियासत कर रहे हैं, हम खुदकुशी करने नहीं आए हुए। जब कोई बेज़मीर लोग ये काम करते हैं, मुझे वक्त से पहले अपनी हुकूमत को खतरे में नहीं डालना। क्या के पीटीआई ने केपी में असेंबली में 17 लोगों को, जहां हमारी मेजॉरिटी भी इफेक्ट हो रही थी, नहीं निकाला था? जी बिल्कुल। हम अब भी करेंगे। हम अब भी ऐसे लोगों को जो काली भेड़े हैं उनको ना आइंदा टिकट देंगे और वक्त आने पे उनको एक्सपोज भी करेंगे। ये इसका आपको यकीन होना चाहिए। लेकिन मैं सियासी खुदकुशी नहीं करने जाऊंगा, ठीक है? मैं मुनासिब वक्त के ऊपर इसके ऊपर अमल दरामद भी होगा और हम इंशाल्लाह एक्शन भी लेंगे। और ये ज़रूरी है कि सियासत में जो लोग आए वो ये सोच के आए कि उनकी प्राइवेट लाइफ नहीं है, उनकी हर चीज़ पब्लिक है और वो रोल मॉडल हैं इस मुल्क के नौजवानों के लिए और इस मुल्क की आबादी के लिए। सही। और अगर वो अपने किरदार में कोई सुखम पाते हैं, कोई कमी पाते हैं, तो इस कौम की खातिर उन्हें अपने आप को इलेक्शन के लिए पेश नहीं करना चाहिए। जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे सियासत में, बुरे लोग काबिज रहेंगे, माल बनाने आएंगे, फेम के लिए आएंगे, ताकत के लिए आएंगे, खिदमत के लिए नहीं आएंगे। मैं ये समझता हूँ कि हमें अपनी कौम में उन नौजवानों को जगाना है जिनके लिए इकबाल ने कहा था, पढ़ सबक सदाकत का, अमानत का, लियाकत का, तो तुझसे काम लिया अच्छा, जाएगा। लेकिन आपने सही फरमाया नकवी साहब के सियासी खुदकुशी की आपने बात की। यकीनन आपने सियासत भी करनी है और जितना अट्रैक्ट करते हैं इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान यंग क्राउड को, शायद ही कोई सियासतदान पाकिस्तान में इस वक्त करता हो, ये एक हकीकत है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इलेक्टेबल्स का सहारा लेना पड़ा क्योंकि आपने सियासत भी करनी है, आपने एक निज़ाम चलाना है और जो फरसूदा निज़ाम है उसको तब्दील करने में वक्त आपको चाहिए। सो इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अपोलोजेटिक, मेरे ख्याल में आपको मज़ीद इसमें टाइम लगेगा। अगला अगर आपने मैंडेट लेना है तो शायद इस्लाहात के नारे से आपको आना पड़ेगा। जी दुरुस्त कह रहे हैं आप, लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताऊं, देखिए 2-3 तरीके से काम किया जाता है। हम रियासत मदीना की बात करते हैं, क्या इस्लाम में गुलामी की इजाजत है? गुलामी क्यों नहीं खत्म कर दी थी रसूलुल्लाह ने? इससे कि मकसद खुदा की वहदानियत मनवाना था, गुलामी खत्म करना नहीं था। और उसमें इस्लाम ने गुलाम के साथ जो बर्ताव था वो ऐसा करवा दिया, खुद उन्हीं ने अपने अमल से ऐसे कर दिया कि वो कहना पड़ा, एक ही सब पे खड़े हो गए महमूद, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो वो किरदार साजी एक अलहदा चीज़ है और मौक़िफ़ जो है वो एक अलहदा चीज़ है। देखिए आपको प्रायोरिटाइज करना है। हमारा मकसद क्या है? पाकिस्तान को सही पटरी पे चढ़ाना। ये जो डब्बे और साथ होते हैं, वो जब इंजन मजबूत होता है वो भी चलेंगे उसी गाड़ी के साथ। हमारा इंजन माशाल्लाह बहुत मजबूत है। सही, बिल्कुल ठीक। नसीम सिद्दीकी साहब, फाइनली जी, अब डब्बे साथ साथ चलेंगे, इंजन मजबूत होना चाहिए यकीनन, लेकिन अगर डब्बे कुछ ऐसे साथ लग जाएं कि जिनके पहिए ठीक ना हो तो फिर वो इंजन की कारकर्दगी मुतासर करते हैं। अच्छा, यहाँ पे इंजन की जिस तरह बात आ गई, खैर मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की इस बात का तो बहुत मुतरफ़ हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा कवरेज की है, बहुत ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर्स के साथ काम किया, लेकिन जिस मेहनत के साथ वो काम करें मैंने किसी को नहीं देखा। वो कभी मरी नहीं गए होते, वो कभी लंदन हॉलीडेज़ पे नहीं गए होते, वो टोटली सुबह 9 बजे आते हैं और रात 9 बजे तक काम करते हैं। बड़े डेडिकेटेड है। मैं एक सेक्रेटरी साहबा को मिलने पिछले दिनों गया हूँ, तो वो 6 बजे बैठी हुई थी ऑफिस में। तो मैंने उनसे पूछा आप बड़ी देर तक बैठी? उन्होंने कहा जब तक हमारा प्राइम मिनिस्टर काम करता है तो हम काम करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा करप्शन है, बहुत माफियाज हैं, उनके साथ एक अकेले बंदे का लड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन जिस तरह डिटरमेंट है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, मुझे लगता है कि इस्लाहात भी आ जाएंगी, करप्शन भी पहले की बनिस्बत बहुत कम हुई है। उसके अलावा जिस तरह ये हमारे सिर्फ अंदरूनी मसाइल नहीं है, पाकिस्तान बैरूनी मिसाइल में भी बड़ी बुरी तरह घिरा हुआ है। तो दोनों जंग, जो दोनों क्या कहते हैं फ्रंट्स के ऊपर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी लड़ रहे हैं, हमारी पाक अफवाज भी लड़ रही है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी अपनी पूरी कारकर्दगी दिखा रहे। तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ही ठीक होंगी, क्योंकि जो बिगाड़ 35, 40, 50 साल के अंदर पैदा हुआ है उसको ठीक करने में भी वक्त लगेगा। लेकिन हमें ये नज़र आता है कि प्राइम मिनिस्टर की नीयत ठीक है, वो डेडिकेटेड है, वो ईमानदारी के साथ। तो ये तमाम जो इस्लाहाती अमल है या बहुत सारे जो इसमें अमल चल रहे हैं, आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को
5 साल मजीद मिलने चाहिए इसको मुकम्मल करने के लिए? देखिए बिल्कुल चांस मिलना चाहिए, क्योंकि जब हम इन चीज़ों की बात करते हैं, दूसरी तरफ जिस तरह गवर्नमेंट इस्लाहात पे काम कर रही है, एहसास प्रोग्राम के ज़रिए जिस तरह गुर्बत को कम किया जा रहा है, जिस तरह आपने हेल्थ कार्ड दिए, तो गवर्नमेंट के अच्छे काम भी साथ साथ चले। उनको मेरे ख्याल से गवर्नमेंट उस तरह हाईलाइट नहीं कर पा रही जिस तरह उन्हें करना चाहिए था। तो उनको चाहिए कि जो अच्छे काम इन्होंने कर दिए हैं उसको तो कम से कम हाईलाइट के। EOBI में जिस तरह इन्होंने पेंशन्स के लिए बहुत अच्छा काम किया है, एहसास प्रोग्राम के जरिए काम हो रहे हैं। नौजवान नस्ल के लिए जो कामयाब नौजवान प्रोग्राम है, पर्सनली you want 5 more years होता है। मैं कहता हूँ इनको मिलने चाहिए और मेजोरिटी के साथ मिले, ताकि इस्लाहात का भी काम करके जा सके। चलें नकवी साहब, इस प्रोग्राम के जरिए एक वोटर तो मैंने आपका बढ़वा दिया, वो 5 साल कह रहे हैं और मिलने चाहिए आपको। फाइनल कमेंट आपका? मैं मशकूर हूँ आप दोनों हजरात का, और मैं यही समझता हूँ कि अगर कहा जाए तो वो ये है ना कि खान साहब ने यही दुआ कर रहे, अर्श वालों मेरी तौकीर का ख्याल रखता, मैंने फर्श के तमाम खुदाओं से उलझ बैठा। बहुत शुक्रिया फिरदौस शमीम नकवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, कराची से मैं ज्वाइन कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। नसीम सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।